अस्सलाम वालेकुम गाइस, दी एप्टीट्यूड कोचिंग में आपको खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियडिसिटी क्या है कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटम्स की रिपीट होती हैं एक बाकायदा वक्फे के बाद, तो इसको हम पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। तो उसके मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले हम डोब्राइनर या डोब्रीनर्स लॉ ऑफ ट्राइड पढ़ेंगे। ये क्या कहता है? सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये ग्रुप बने हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये तीन हैं, तो इनको हम ट्राइड कहते हैं। इस तरह से क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ये भी तीन है, ये भी एक ट्राइड है। तो डोब्राइनर क्या कहता है कि अगर आप ऐसा ग्रुप उठाएं तीन का, ट्राइड ऐसा उठाएं कि जिसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस हैं, इसका आप एवरेज निकालें, एरिथमेटिक मीन निकालें, जो जवाब आए वो बीच वाले एटम के एटॉमिक मास के बराबर हो, तो फिर इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। तो डोब्राइनर के मुताबिक क्या है, रूल ऑफ ट्राइड क्या स्टेट करता है? एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ ट्राइड इज़ द एरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू। ये अदर टू लिथियम और पोटाशियम है, इनका जो एरिथमेटिक मीन निकाला है इनके मासेस का, तो 23 आया, जो कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम के बराबर है। तो इन तीनों की फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हो गई। तो इसको हम कहते हैं डोब्राइनर रूल ऑफ ट्राइड। ये कामयाब नहीं हो सका क्योंकि ये कुछ ग्रुप बनाने के बाद फेल हो गया। उसके बाद ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है कि एटम की जो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पे, लेकिन आपको क्या करना है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से आप अरेंज करें एलिमेंट्स को। छोटे वाले मास वाले को पहले, उसके बाद उससे बड़े वाला मास, उसके बाद उससे बड़े वाला मास, इस तरह से आप अरेंज करें। तो हर पहले एटम की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके 8वें वाले एटम से मिलेंगी। इसी वजह से इसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है कि इफ़ यू अरेंज एलिमेंट्स in their increasing atomic masses, the physical and chemical properties of first will match to the physical and chemical properties of its 8th element। तो लिथियम का 8वां सोडियम और सोडियम का 8वां पोटाशियम है, तो इन तीनों की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। लेकिन ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी 16 एलिमेंट्स के बाद फेल हो गया। उसके बाद ये लोथर मेयर नाम के एक साइंटिस्ट ने ये ग्राफ दिया। उसने क्या किया कि एटॉमिक वॉल्यूम, जिसका फार्मूला है ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के अगेंस्ट एक ग्राफ बनाया, यानी एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से और एटॉमिक मास के हिसाब से एक ग्राफ बनाया, जिसमें एलिमेंट को पुट किया, उनके एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मासेस के हिसाब से ये ग्राफ बनाया। उसने कहा इस ग्राफ के अंदर अगर जो भी सिमिलर पोजीशन पे, सिमिलर कर्व पे जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैच होंगी। तो इसके हिसाब से एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास दोनों मिला के ही फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करती हैं, और इनके हिसाब से ही रिपीट होती हैं ये। तो इसने जो बनाया ग्राफ, उसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एक पोजीशन पे आ रहे थे। वाकई इनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, लेकिन टोटल 56 एलिमेंट के बाद ये ग्राफ भी फेल हो गया। लोथर मेयर के बाद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था मेंडलीव, उसने अपना पीरियडिक लॉ बताया कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो न्यूलैंड की तरह इसने भी एटॉमिक वेट के को ही पीरियडिक फंक्शन माना, लेकिन इसने एक टेबल बनाया, लॉ ऑफ ऑक्टेव वाले की तरह नहीं। इसने एक टेबल बनाया, उस टेबल में टोटल 7 वर्टिकल कॉलम, जिसको हम ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे आपको 8 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थे 7, तो 7 इसके अंदर वर्टिकल कॉलम थे। और यहाँ पे 8 आपको पीरियड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल मेंडलीव पीरियडिक टेबल के अंदर यहाँ पे 12 जो है वो पीरियड थे। तो 7th ग्रुप और 12 पीरियड वाला एक टेबल बनाया, जिसके अंदर एटॉमिक मासेस के हिसाब से इसने अरेंज किए एटम्स। तो जो भी सेम ग्रुप में आ रहे थे एलिमेंट्स,
उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी। तो उस वक्त टोटल 63 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन थे, 63। तो उसके हिसाब से इसने जो है वो बनाया ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लेकिन ये भी जो है वो कुछ चीज़ों की वजह से फेल हो गया, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स थे जो जिनकी एटॉमिक वेट ज़्यादा थे वो पहले रखे गए और जिनके कम थे वो बाद में रखे गए। इस वजह से ये पूरा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गया। जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फेल हो गया तो साइंटिस्ट ने दोबारा से कोशिश करना शुरू की कि किस तरह से ये पीरियोडिसिटी के टॉपिक को परफेक्शन तक पहुंचाया जाए। तो 1914 में मोज़ले नाम के साइंटिस्ट ने जो है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की मदद से एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वो डिस्कवर होने के बाद कुछ साइंटिस्ट थे, बोहर, वीनर और ब्यूरी नाम के, जिन्होंने एक और टेबल बनाया जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपकी स्क्रीन पे है, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोहर, वीनर और ब्यूरी ने बनाया। मोज़ले ने जब 1914 में एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया उसके बाद। तो इसकी क्या खासियत है, ये किस तरह से बनाया। इन साइंटिस्ट ने कहा कि मेंडलीव या न्यूलैंड की तरह नहीं और डोब्राइनर की तरह भी नहीं कि एटॉमिक वेट को जो उन्होंने माना था पीरियोडिक फंक्शन, इन्होंने कहा कि एटम की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं। तो उन्होंने ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाया है। अब हम इसकी स्टडी करते हैं। इसके अंदर ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको हम कहते हैं ग्रुप, और ये जो हॉरिजेंटल कॉलम है इसको हम कहते हैं पीरियड्स। तो इसके अंदर टोटल 16 पीरियड हैं, लेकिन इसके जो बड़े ग्रुप हैं ए वाले वो हैं टोटल 8, और ये छोटे ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी 8 हैं। तो 8 इसके बड़े ग्रुप हैं, 8 इसके छोटे ग्रुप हैं, और इसके अंदर टोटल 7 जो है वो पीरियड्स हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 8 बड़े ग्रुप हैं, 8 छोटे ग्रुप और 7 इसके पीरियड्स हैं। इसके अंदर एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है वो अरेंज किया गया है एटम को। तो ये ग्रुप शो करता है कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं इनकी। तो जो भी एक ही ग्रुप में आ रहे हैं उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अभी तक कोई रिजेक्ट नहीं कर पाया और ये अभी तक चल रहा है। तो अब हम सब थोड़ा सा इस टेबल को थोड़ा देख लें कि ये 1A ग्रुप है, इसको हम लिथियम फैमिली कहते हैं। ये 2A ग्रुप है जिसको हम बेरिलियम फैमिली कहते हैं। ये 3A ग्रुप है जिसको हम बोरान फैमिली कहते हैं। ये 4A ग्रुप है जिसको हम कार्बन फैमिली कहते हैं। 5A ग्रुप को हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, और 6A ग्रुप को हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, और 7A ग्रुप को हम फ्लोरीन फैमिली भी कह सकते हैं, लेकिन इनको हालोजेंस कहते हैं। और ये 8A ग्रुप जो है वो इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, और इसको हम ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो ये इस तरह से इसके 8 जो है ना ये बड़े पीरियड हैं। अब इसकी थोड़ी क्लासिफिकेशन, पहले जो लिथियम और बेरिलियम फैमिली यानी ये पहले वाले जो 2 ग्रुप हैं इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इनके वैलेंस शेल जो है, वैलेंस जो ऑर्बिटल है वो एस है। तो 1A और 2A जो है वो एस ब्लॉक हैं, 3A से लेके 8A तक जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, और ये ट्रांजिशन मेटल जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये ट्रांजिशन मेटल 3B से 2B तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारे जो हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। बाकी ये जो नीचे जो 2 पीरियड्स और दिए हुए हैं ये 6th और ये 7th पीरियड का हिस्सा हैं, लेकिन इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, उनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिनके पहले को हम एक लेंथिनाइड और दूसरे को एक्टिनाइड कहते हैं। तो लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो
हमने क्या पढ़ा कि 1A 2A एस ब्लॉक हैं और 3A से 8A तक पी ब्लॉक, और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो दिखाई दे रहे हैं ये डी ब्लॉक हैं, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि लेंथिनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इसका मतलब है कि इनका एफ ऑर्बिटल जो है ना वो वैलेंस होता है। अब हम थोड़ा सा इसकी और स्टडी करें कि इसके अंदर मोस्ट ऑफ दी जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 109 जो दिए हुए हैं उसमें से मोस्ट ऑफ दी एलिमेंट जो हैं वो मेटल्स हैं। सिर्फ 17 एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल्स हैं और 8 एलिमेंट्स जो है ना वो मेटलाइट्स हैं। अब ये जो हम देख रहे हैं कि 3A से 8A तक जो है ना वो मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलाइट और मेटल तीनों का मिक्सचर है। तो ये जो हाईलाइटेड हैं ये बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, और ये आपका स्टूबिडिन है, और ये आपका टेल्यूरियम है, ये आपका एस्टेटाइन है। ये सारे जो भी हाईलाइटेड एलिमेंट हैं ये आपके मेटलाइट हैं जो कि 8 हैं, और जो जिनको कोई भी निशानी नहीं है क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फ़र, फास्फोरस, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। और जिनको मैंने रेड जो है वो डॉट लगाई है ये सारे मेटल हैं जो इनके बीच में आ रहे हैं 3A से 8A ग्रुप तक। बाकी जो भी हैं इन सबको तकरीबन जो है वो मेटल्स माना जाता है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है। तो पीरियाडिक टेबल के अंदर हमने क्या पढ़ा कि पीरियाडिक टेबल के अंदर 8 बड़े ग्रुप हैं, 8 छोटे ग्रुप हैं, 7 जो है वो पीरियड्स हैं। पहले पीरियड के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम आती है, ये शॉर्टेस्ट पीरियड है। और दूसरा और तीसरा पीरियड जो है वो उसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, और चौथा और पांचवा जो पीरियड है इसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स, और छठा जो पीरियड है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है, और सातवां जो पीरियड है वो इनकम्प्लीट पीरियड है। तो सबसे पहला शॉर्टेस्ट, उसके बाद 2 जो हैं वो शॉर्ट, उसके बाद 2 हैं वो लॉन्ग, उसके बाद एक लॉन्गेस्ट, और उसके बाद जो आखिरी है 7वां पीरियड वो इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है। ये अलग से जो दिए हुए हैं ये आपके छठे पीरियड का हिस्सा है, ये 7वें का, और ये लेंथिनाइट के बाद आते हैं तो इस वजह से इनको हम लेंथिनाइट कहते हैं, और नीचे वाले एक्टिनाइट के बाद आते हैं इस वजह से हम उसको एक्टिनाइट्स कहते हैं। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट टोटल 28 हैं, 14 लेंथिनाइट्स और 14 एक्टिनाइट्स। अब हम पढ़ते हैं कि मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर सॉलिड होते हैं। सिर्फ एक ही मेटल है जिसको हम मर्क्यूरी कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 80 है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सारे जो भी एलिमेंट्स हैं ये आपके मेटल्स हैं, और 17 नॉन मेटल हैं और 8 मेटलाइट्स हैं। अब टाइम भी कम है टेस्ट में, इस वजह से हम इसको जल्दी पढ़ रहे हैं, तो आप इसको 1-2 मरतबा देखेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये पीरियाडिक टेबल बहुत कीमती है, इसके आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस कुछ 20-25 के ज़रूर याद करें, जैसे कि एस ब्लॉक के आप याद कर लें ऊपर वाले जो हैं वो, और ये 3A से लेके 8A तक जो है ये भी आप याद कर लें। अच्छा, ये 8वां जो ए ग्रुप है इसको हम इनर्ट या नोबल गैसेस इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती। पहले इनको जो है ना वो इनके कोई भी कंपाउंड नहीं मिले थे इस वजह से, तो इस वजह से इनको हम इनर्ट गैसेस कहते थे। जब जेनॉन के कुछ कंपाउंड मिले तो इसको इनर्ट गैस के बाद हम नोबल गैस कहना शुरू किया, और इसको ज़ीरो ग्रुप इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके जो फाइनल शेल है, वैलेंस शेल, वो कंप्लीट होता है, इस वजह से इसको हम ज़ीरो ग्रुप पे कहते हैं। और ये जो 8वां ए ग्रुप इनर्ट गैसेस का, नोबल गैसेस का, या ज़ीरो ग्रुप में जो आते हैं ये रामसे और रेली नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डिस्कवर किए थे। तो इस तरह से हमने ये वीडियो को यहीं पर एंड करना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। शुक्रिया।